हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने कल पिछली क्लास में अपने यूएसए कंट्री को कवर किया था, तो आज हम लोग उसी के आगे प्रोसीड करेंगे और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में रेस्ट ऑफ कंट्री दैट इज़ मेक्सिको, आज हम उसको कवर करेंगे और उसके आसपास के नेबरिंग आइलैंड और सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़ और वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ ये सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने यूएसए को कवर कर लिया था कम्प्लीटली, और जो कुछ पॉइंट छूट गए थे तो आज मैं कवर कर देता हूँ। जैसा कि यूएसए और कनाडा को डिवाइड करने वाली कौन सी लाइन है, इसको कहते हैं हम लोग 49th पैरेलल। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, यूएसए और कनाडा कौन सी लाइन डिवाइड करती है, 49th पैरेलल। और ऐसे ही आप लोग को कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देगा 38th पैरेलल। आप लोग स्पेसिफिक हो जाइए कि 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कंट्री को डिवाइड करती है, और यूएसए और कनाडा को 49th पैरेलल। तो बस इतना था। और आप लोग ये देख लीजिए, जब मैं फिजिकल मैप कवर करूँगा तो उसमें ये जो यहाँ पर पूरी कनाडा के ऊपर से लेकर मेक्सिको तक एक माउंटेन रेंज है, जो कि इस तरफ है माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज, और इस तरफ है एप्लेसियन माउंटेन रेंज, इस तरफ पूरा। तो इन दोनों माउंटेन रेंज जो कि वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में माउंटेन रेंज है, इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में जो लैंड आती है, ग्रास लैंड है, इसको कहते हैं प्रेरीज ग्रास लैंड। तो अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रेरीज के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। लेकिन जब वो घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसे पूछ लेता है कि रॉकी माउंटेन रेंज और अपलेसियन माउंटेन रेंज के बीच में घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो आपको एकदम निश्चिंत होकर प्रेरीज के मैदान पर टिक लगा के चले आना है। तो आप लोग एकदम अवेयर रहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एकदम स्पेसिफिक टू द पॉइंट आपको जवाब देना है। चलते हैं आज हम लोग अपने मेक्सिको को स्टार्ट करते हैं। मेक्सिको के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी ही है। और ये चीज़ देख लीजिए कि मेक्सिको की वेस्टर्न साइड में जो गल्फ़ है, इसको गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ है, वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड यानी कि पैसिफिक ओशियन के साइड में, और अटलांटिक ओशियन के साइड में यानी कि ईस्टर्न साइड में किसकी खाड़ी है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको की। तो ये दोनों चीज़, कि ईस्टर्न साइड में गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से और वेस्टर्न साइड में गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया से मेक्सिको कंट्री घिरा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर एक ये देखिए, ये जो पार्ट है ये पेनिनसुलर पार्ट है। तो ये पेनिनसुलर पार्ट को क्या कहते हैं, आप लोग एक बार ये जान लीजिए। इस पेनिनसुलर पार्ट को का नाम है युकाटन का पेनिनसुलर। क्या नाम है, युकाटन पेनिनसुलर। पेनिनसुलर क्या होता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस तरफ से देखिए गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से, और इन दोनों इस तरफ कैरिबियन सी से। तो ये दोनों तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसका कुछ पार्ट ये देखिए, कैनकम का पार्ट आ जाता है इधर, ग्वाटेमाला का और बेलीज का। ये 3 कंट्रीज़ आती हैं मेक्सिको की। ये 2 कंट्री सेंट्रल अमेरिका की, और ये कंट्रीज़ कैनका, ये मेक्सिको कंट्री है। तो 3 कंट्रीज आती हैं इस युकाटन पेनिनसुलर में। तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। तो मेक्सिको के बारे में बस इतना ही है। और एक चीज़ जान लीजिए कि मेक्सिको का पठार, तो यहाँ पर मेक्सिको का प्लेट्यू पाया जाता है। अब मेक्सिको की प्लेट्यू किस लिए फेमस है, ये सिल्वर और कॉपर के लिए फेमस है। सिल्वर और कॉपर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है मेक्सिको का प्लेट्यू। तो ये याद करते हुए चलिएगा। और उसके साथ साथ यहीं मेक्सिको के प्लेट्यू में एक खान है जिसका नाम है चिहुआहुआ की खान। मैं अपने प्लेट्यू वाले टॉपिक में कवर कर चुका हूँ ये, लेकिन फ़िलहाल फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये चिहुआहुआ की खान है, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट सिल्वर माइंस है। वर्ल्ड की बिगेस्ट सिल्वर माइन चिहुआहुआ की खान है। ये कहाँ पर है, मेक्सिको प्लेट्यू में पाई जाती है। किस लिए फेमस है, सिल्वर कॉपर के लिए।
सिल्वर और कॉपर के लिए संयुक्त रूप से मेक्सिको के प्लेटू फेमस है, लेकिन वहाँ पर एक खान पाई जाती है चिहुआहुआ की खान, जो कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी सिल्वर खान है, चांदी की खान है। चलते हैं इसी से आगे हम लोग सेंट्रल अमेरिका। अब सेंट्रल अमेरिका कवर करते हैं, उससे पहले थोड़ा फिजिकली हम लोग देख लेते हैं जो मैं बता रहा था आपको। ये देखिए रॉकी माउंटेन रेंज और इधर से एप्लेसियन माउंटेन रेंज। ये देखिए ये एप्लेसियन, ये रॉकी माउंटेन, इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में जो ग्रासलैंड आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरीज का मैदान। और फिर उसके बीच में आप लोग को मैंने बता ही दिया था, ये यहाँ पर ग्रेट लेक हैं। अब ग्रेट लेक्स मैंने बताई थी, लेक सुपीरियर, हुरोन, ओंटारियो, ईरी, मिशिगन और सुपीरियर। ये सुपीरियर लेक दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करें तो लेक बैकाल है सबसे बड़ी। और विनीपेग एक लेक है जो कनाडा में है। और जोग्राफिकल में माउंट एल्बर्ट यूएसए में लाई करता है, जो कि यूएसए अमेरिका का सबसे बड़ा पहाड़ है। और मेक्सिको में ये देखिए मैक्सिकन प्लेटी ये पूरा ऐसे फैली हुई है, यहीं पर चिहुआहुआ की खान है। चलते हैं हम लोग अपने सेंट्रल अमेरिका के रीजन में। अब सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल अमेरिका यानी कि कुछ आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये ऊपर ये पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर मान लें तो ऊपर के हिस्से को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कह दिया गया, और फिर ये कुछ चैन ऑफ कंट्रीज़ के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, और ये साउथ अमेरिका कंट्रीज़ है नीचे। तो इन दोनों नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन कौन से आते हैं, तो जो मिड में आएगा उसी को सेंट्रल बोल देते हैं। तो इसीलिए इनको सभी कंट्रीज़ को सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक, अब सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में पढ़ते हैं ग्वाटेमाला। इसकी कैपिटल ग्वाटेमाला ही है। अब देखते हैं इसको। अब ये ग्वाटेमाला जो कंट्री है ये किस लिए फेमस है। यहाँ पर सबसे पुरानी सभ्यता एक थी, आज से लगभग 1800 साल पहले यहाँ पर एक माया सभ्यता थी। वो भी जैसे हम लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी कैसी थी, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। ऐसे ये भी सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। और ये किस लिए जानी जाती, अपने ज्योतिष विद्या के लिए जानी जाती थी, एस्ट्रोलॉजी। यहाँ इस सभ्यता के लोग एस्ट्रोलॉजी में एकदम परिपक्व थे, और गणित में भी। समझ लीजिए माया सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा ज्योतिष विद्या में और मैथ में निपुण थे, इसीलिए ये ग्वाटेमाला जाना जाता है अपने। और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके बारे में। अब इसी के बगल में ये बेलीज, ये इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस आप लोग याद करते हुए चलिए कितने कंट्रीज़ कौन से कहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वो कुछ भी पूछ सकता है, घुमा के पूछ लेगा सेंट्रल अमेरिकन ऑड वन आउट कौन से सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में आते हैं। तो आपको कुछ कंट्रीज़ दे देगा, एक बाहर का दे देगा यूरोप का, तो आपको जब तक मालूम ही नहीं होंगे कौन से कंट्री कहाँ पे लाई करते हैं तो आप लोग जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग एक बार देख लीजिए ग्वाटेमाला की साइड में बेलीज़ के ही नीचे ठीक नीचे सैन सल्वाडोर। तो ये 3 कंट्रीज़ कवर हो गए, ग्वाटेमाला, बेलीज़ और सैन सल्वाडोर। अब आगे चलते हैं सैन सल्वाडोर की ईस्टर्न साइड में होंडुरास। ठीक, अब ये होंडुरास, और फिर इसके बाद होंडुरास के बाद आप आइए निकारागुआ, ये पूरा निकारागुआ कंट्री। ठीक, अब निकारागुआ फेमस है। अब किस लिए फेमस है तो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग पनामा नहर पढ़े होंगे, यहाँ पर देखिए निकारागुआ हो गया, निकारागुआ के बाद कोस्टा रिका हो गया, कोस्टा रिका के बाद ये पूरा पनामा। अब ये पनामा लास्ट वन कंट्री है जो कि सेंट्रल अमेरिका का है, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका नीचे शुरू हो जाता है। तो पनामा यहाँ पर जब आप लोग वर्ल्ड मैप में एक तरीके से देखिए, मैं दिखाई दे रहा हूँ एक बार आपको। तो जब अमेरिका के लोगों को इस तरफ से जाना होता था तो बहुत ही नीचे से एकदम साउथ अमेरिका की तरफ से घूमकर इस तरफ जाते थे वो लोग, अगर उनको कोई भी व्यापार करना है या तो अगर जाना होता है तो इस तरफ से जाएं। तो इसीलिए उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर एक नहर बनाई जाए। तो नहर बनाने के लिए उन्होंने पनामा के पास ही यहाँ पर एक नहर बना दी। अब ये नहर बना दी तो इसी नहर की वजह से ये पनामा जो कंट्री है डेवलप्ड होगा। अब नहर कहीं किसी भी कंट्री के आसपास बनेगी तो वो उससे टैक्स लेगा,
अब ये टैक्स लेगा, और एक तो टैक्स जहाज़ों के आने जाने से टैक्स मिलेगा उसको, और दूसरी बात जब विदेश से लोग आएंगे यहाँ पर टूरिज्म के पर्पज़ से, तो उसको इससे भी लाभ मिलेगा। तो पनामा इसी बेसिस पे डेवलप्ड हो गया। तब जब इस तरफ से गए, और फिर इसी को काउंटर करने के लिए इसके बगल का देश कोस्टा रिका, उसने डेवलप करना चाहा एक नहर यहाँ पर, लेकिन चूँकि ये पहाड़ी क्षेत्र था तो यहाँ पर नहर बनाना पॉसिबल नहीं हुआ। तो किसने बना दिया? निकारागुआ ने। यहाँ पर निकारागुआ नाम की एक लेक है, लागो डी निकारागुआ। अब यहाँ से ये पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा कम आता था और लेक पड़ जाती थी, इसी की वजह से उसको यहाँ पर वर्कलोड कम करना ज़्यादा वर्क करना नहीं पड़ा, तो यहाँ पर नहर आसानी से बन गई। तो इस नहर को क्या नाम दिया गया? निकारागुआ कैनाल। ठीक, अब ये नहर तो बन गई यहाँ पर निकारागुआ में। अब अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पनामा नहर को काउंटर करने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है। तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए पनामा नहर है कहाँ। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में आती है। ठीक, अब पनामा नहर को काउंटर करने के लिए कौन सी नहर बनाएगी? निकारागुआ कंट्री में बनाई गई है। तो आप लोग ये याद करते रहिएगा। अब इसको फंड किसने दिया था ये नहर को बनाने के लिए? तो चीन ने फ़ंड दिया था, और इसको चीन ने 20 साल तक लीज़ पर लिया हुआ है कि 20 साल तक जो भी इससे टैक्स निकलेगा वो चीन लेगा, फिर उसके बाद वो छोड़कर इस नहर को चला जाएगा, फिर उसके बाद निकारागुआ कंट्री का यहाँ पर अधिकार हो जाएगा। तो ये था। अब इन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से बस इतना ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ग्वाटेमाला माया सभ्यता के लिए, बेलीज़ ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है, फिर सैन सल्वाडोर, फिर होंडुरास के बाद निकारागुआ। यहाँ पर काउंटर कैनाल बनाएगी पनामा की। फिर निकारागुआ के बाद कोस्टा रिका के बाद पनामा जहाँ पर कैनाल बनाई गई। आपको ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं इन्हीं के सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़ के ईस्टर्न साइड में कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और कुछ कंट्रीज़ हैं। तो उनके ग्रुप को हम लोग वेस्ट इंडीज़ नाम दे दिए हैं। जैसे साउथ एशियन रीजन में कुछ कंट्रीज़ आते हैं तो उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? सार्क कंट्रीज़। सार्क कोई कंट्री नहीं है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज़ हैं। तो ऐसे ही ये एक ग्रुप है, संगठन है बहुत सारे आइलैंड्स का और कंट्रीज़ का, जिसको हम क्या नाम देते हैं? वेस्ट इंडीज़। अब देखते हैं वेस्ट इंडीज़ नाम कैसे पड़ा। ये वेस्ट इंडीज़ नाम कैसे पड़ा ये देख लेते हैं। तो जब कोलंबस कहाँ से निकला था? स्पेन साइड से। स्पेन कहाँ पर है? यहाँ पर। कोलंबस यहाँ से निकला जब इस तरफ भारत की खोज। कोलंबस हालांकि भारत की खोज करने के लिए निकला था, उसका मेन उद्देश्य भारत की खोज करना था, लेकिन उसको बस इतना ही मालूम था कि भारत सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ है। सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से जाना जाता था। तो उसको बस इतना ही मालूम था कि सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ है। तो वो यहाँ से आया और बस इधर चला गया। अब चूँकि उसको तो ये मालूम नहीं था कि ये रास्ता इस तरफ से, पूरी पृथ्वी गोल है, तब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो सीधे सोचा कि इस तरफ से सीधे चले जाएंगे तो सीधे मिल जाएगा। अब चूँकि पूरी अर्थ गोल है तो इस तरफ से भी पहुँचा जा सकता है, इस तरफ से आएंगे तो इंडिया मिल जाएगा हमें। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि इस तरफ से ये चैन ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो वो इन्हीं ग्रुप ऑफ आइलैंड को समझ बैठा क्या? इंडिया। तो उसने इनको नाम क्या दे दिया? इंडीज़ नाम दे दिया कि ये इंडिया मिल गया है, और इसको इंडीज़ नाम दे दिया। और इंडीज़ नाम को सभी लोग लगभग 10 से 15 साल तक लोग इसको इंडीज़ नाम से ही बुलाते रहे। फिर उसके बाद वास्को डी गामा, जो कि वहाँ पुर्तगाल से निकला, और फिर यहाँ पर उसने इंडिया की खोज की। सिंधु रियल में खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने जब इसकी खोज की, हालांकि पहले तो नाम उसका अब इंडीज़ तो नाम पड़ ही चुका था, उसने भी इसको इंडिया कहना चालू कर दिया। जब इंडिया उसने कहा इसको, तो अब दो नाम एक दूसरे पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। तो इसी वजह से तो जो ईस्टर्न साइड में बसा हुआ है तो उसको इंडिया नाम दिया गया, इंडिया नाम हो गया। और वेस्टर्न साइड में होने की वजह से इसको नाम वेस्ट इंडीज़ दे दिया गया था। तो वेस्ट इंडीज़ नाम इस तरीके से इसका पड़ गया है। कोलंबस ने खोज की थी
रियल में इंडिया की खोज करने निकला था, उसको ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, इसीलिए। चलते हैं, देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं वेस्ट इंडीज़ में, और फिर उसके बाद अपना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और सेंट्रल अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके आगे हम लोग फर्दर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये तो फ्लोरिडा, ये तो यूएसए का हिस्सा है, ये पेनिनसुलर रीजन है। इसको तो ये तो आता नहीं है, तो हम पढ़ते हैं यहाँ से। ये आप देख रहे होंगे हवाना, ये कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? आप लोग को अगर याद आ रहा होगा तो ये क्यूबा की कैपिटल है। तो पहला एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ एक कंट्रीज़ मिल जाता है, क्यूबा, वेस्ट इंडीज़ रीजन में आता है क्यूबा। अब क्यूबा से फेमस क्या है? इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। किसको? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा से इतनी बात याद रखना है। और क्यूबा के पास ये कैरिबियन सी में आता है, पूरा रीजन ये कैरिबियन सी में आता है, तो इसीलिए इसको पर्ल ऑफ कैरिबियन सी कहते हैं। पर्ल ऑफ कैरिबियन सी, पर्ल मतलब मोती, कैरिबियन सागर का मोती किसे कहते हैं? कैरिबियन सी को। और साइबेरिया का पर्ल किसे कहते हैं? मैंने पिछली क्लास में अपने करवाया भी है, लेक बैकाल को साइबेरिया ऑफ पर्ल कहते हैं। तो आप लोग इससे ये भी पैरेलल याद करते चलिए। लेक बैकाल को मैंने साइबेरिया ऑफ पर्ल बताया। और ये क्यूबा को क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ कैरिबियन सी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्यूबा के बाद ये आते हैं हम लोग, यहाँ पर ये छोटा सा हिस्सा है इसका, इसको कहते हैं ग्वांटानामो। इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस ये याद कर लीजिए, ग्वांटानामो। ठीक, अब उसके नीचे जस्ट आएंगे हम लोग, देख रहे हैं ये किंगस्टन, जो कि जमाइका कैपिटल है। तो ये जमाइका से क्या याद रखना है? जमाइका से दो फेमस पर्सनैलिटीज़ आप लोग को शायद याद आ रही होंगी। एक उसेन बोल्ट, विश्व के सबसे तेज रनर उसेन बोल्ट, और यहाँ पर विश्व के सबसे धुरंधर या बहुत ही आतिशी पारी खेलने वाले अपने फेमस बल्लेबाज क्रिस गेल, यहीं के ही हैं। ठीक, ये सब कैरिबियन सी में आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोग ये देखिए केमन आइलैंड, ये जो आइलैंड है ये केमन आइलैंड है। अब ये इसके बारे में ये खासियत है कि इसको इसलिए याद करना है कि ये किसके टेरिटरी में आता है? ब्रिटेन के टेरिटरी में। तो किसकी टेरिटरी में आता है? ब्रिटेन की टेरिटरी में। तो वो एग्जामिनर अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा आइलैंड है जो कि अमेरिकन टेरिटरी में होने के बावजूद भी वो ब्रिटेन की टेरिटरी में आता है। तो कौन सा आइलैंड है? केमन आइलैंड। ठीक, अब ये केमन आइलैंड किस लिए फेमस है? बीच और रिसॉर्ट के लिए फेमस है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं ये ग्रुप, ये देखिए आइलैंड है। इस आइलैंड को अलग से स्पेशली एक नाम दिया गया है, इसको हिस्पैनियोला आइलैंड कहते हैं। हिस्पैनियोला, आप लोग याद कर लीजिएगा। हिस्पैनियोला आइलैंड किसको कहते हैं? ये दो कंट्रीज़ आते हैं। अभी कौन कौन सी कंट्रीज़ है? तो जो इस तरफ है इसको कहते हैं हैती, और इस तरफ वाली कंट्री को डोमिनिका ऑफ रिपब्लिक। तो ये याद कर लीजिएगा, दो कंट्रीज आती हैं हिस्पैनियोला आइलैंड में। कौन कौन सी? हैती और डोमिनिका ऑफ रिपब्लिक। तो ये दो कंट्रीज़ आप याद कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद में और सब ये तो छोटी मोटी हैं, सैन जुआन और ये सब चैन ऑफ आइलैंड है। तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और ये पूरा किस में आता है? कैरिबियन सी से घिरा हुआ। पर्ल ऑफ कैरिबियन सी किसको कहते हैं? क्यूबा को। और बाउल ऑफ कैरिबियन सी किसको कहते हैं? क्यूबा को। ठीक, आइए एक बार नोट से हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया मेक्सिको किस लिए? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है वेस्ट साइड में, और ईस्ट साइड में क्या है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो इससे ये याद करते हुए चलना है। मेक्सिकन प्लेट्यू है जो कि किस लिए फेमस है? जॉइंटली सिल्वर और कॉपर के लिए फेमस है। और यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी चांदी की खान है। कौन सी? चिहुआहुआ की खान। यहाँ पे ए बना लीजिएगा, चिहुआहुआ की खान है यहाँ पर। सेंट्रल अमेरिकन रीजन में आते हैं, यहाँ पे ग्वाटेमाला सबसे पहला कंट्री जो किस लिए फेमस था? माया सिविलाइजेशन। यहाँ के लोग एस्ट्रोलॉजी और मैथ्स में परिपक्व थे, एक्सपर्ट थे एक तरीके से। बेलीज, सैन सेल्वाडोर और होंडुराज ये कंट्रीज़ थे।
और फिर उसके बाद निकारागुआ। निकारागुआ फेमस था किस लिए? ये इसने काउंटर पैनल बनाई थी। किसकी काउंटर पैनल? पनामा की, जो कि किसके द्वारा फंडेड की जा रही? चाइना के द्वारा। और चाइना ने इसको 20 साल पर लीज पर लिया हुआ है, मतलब पूरा टैक्स वैक्स वही वसूलेगा, फिर उसके बाद निकारागुआ को देकर चला जाएगा। और 2 बची हुई कंट्री कोस्टा और पनामा है। फिर उसके बाद हम लोग वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ में आते हैं, और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किसका नेशनल एंथम नहीं है, तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का कोई नेशनल एंथम नहीं है। अब क्यों एंथम नहीं? क्योंकि भाई हर एक, ये तो एक ग्रुप है कंट्रीज़ का। नेशनल एंथम होता है हर एक कंट्री का, ना कि किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का। सार्क कंट्रीज़ का कोई कह दे या आसियान नेशन का कोई नेशनल एंथम पूछे तो होगा क्या? अब उसमें तो 50 देश आते हैं, सब गाएंगे क्या एक दूसरे का? तो इसीलिए तो वेस्ट इंडीज़ का कोई नेशनल एंथम, लेकिन हालांकि इनके सभी कंट्रीज़ का अपना अपना नेशनल एंथम है। ग्रुप ऑफ आइलैंड है क्यूबा, बाउल ऑफ शुगर और पर्ल ऑफ कैरिबियन सी कहते हैं। अब ग्वांटनामो अंडर द यूएसए टेरिटरी। ग्वांटनामो जो कंट्री बताई है यूएसए की टेरिटरी में आती है। जमाइका, जमाइका से कौन कौन फेमस है? उसेन बोल्ट और क्रिस गेल। ठीक, चलते हैं। कैमन आइलैंड, कैमन आइलैंड ब्रिटेन की टेरिटरी में, और ये फेमस फॉर बीच एंड रिसोर्ट। हैती, हैती और डोमिनिका रिपब्लिक, ये 2 कंट्रीज थे कौन से आइलैंड ग्रुप में आ रहे थे? हिस्पैनियोला आइलैंड पर। तो आज मैंने आपका ये पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और सेंट्रल अमेरिका और उसी के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ रीजन पूरा कवर कर दिया। अब इसके साथ साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे और कुछ फैक्ट्स और फिगर क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।